नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 जुलाई और 3 जुलाई को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 25 जीकेजीएस के प्रश्न पूछे गए थे, 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी की बात करते हैं तो आपका कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाल की सीमा से आगे बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करती हैं। और बिहार में ये जो नदी है भयंकर बाढ़ लाने और बार बार दिशा परिवर्तन के लिए कुख्यात रही है, जिसके कारण बिहार को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है, जिसके चलते कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बंगाल का शोक नदी पूछे तो बंगाल का शोक नदी में आपका राइट आंसर दामोदर नदी होगा। अगर उड़ीसा का शोक नदी पूछे तो उसका राइट आंसर आपका महानदी होगा। अगर आपके असम का शोक नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी होगा। रीजन आपका सेमी होगा, ठीक है। शोक है इसका मतलब उस राज्य में इस नदी से कुछ ना कुछ क्षति होती है, ठीक है। तो क्षति क्या होगा भाई? बाढ़ होगा, ठीक है। तो बाढ़ लाता है, तो असम में भी आप लोग देखते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ आता है, बिहार में आपका बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स को याद रखना है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी फेज 12 और सीपीयू का एग्जाम जो आपका कनेक्ट हुआ है अभी हाल ही में। उनमें पूछे गए 500 प्रश्नों का अगर जीके का जो पीडीएफ है आप लेना चाहते हैं विथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, तो मात्र 49 पे आपको पे करना होगा। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। साथ में आपको सीएचएसएल का जो एग्जाम हो रहा है उसका भी पीडीएफ आपको दे दी जाएगा और साथ में 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ को भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ठीक है। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा आपका चेंज हो कि संसद का प्रावधान जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है उसका कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 79 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बात की है और अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक आपका संसद होगा और जिसमें संसद में आपका टॉप पर राष्ट्रपति बैठा होगा। इसके बाद 2 सदन होगा। 2 सदन को पहला बात तो एक राज्यसभा कहा जाता है जिसे कि उस सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा आपका लोकसभा जिसे कि हम लोग निचला सदन के रूप में जानते हैं। और जो संसद है वो आपका कानून बनाती है। कार्यपालिका पर संसद का वित्तीय नियंत्रण होता है। इससे करों को बढ़ाने का एकमात्र अधिकार भी है। इसके अलावा अगर आपसे लोकसभा का अनुच्छेद पूछे कि लोकसभा का गठन और संरचना का अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद 81 होगा। अगर आपसे राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा का अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 80 होगा। इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर है, उसको एक बार हम लोग देखें। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि लोकसभा को हम लोग निचला सदन के रूप में जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग निचला उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बात करेंगे अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना संबंधित है। अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा के संरचना संबंधित है। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ये आपका अस्थायी नहीं, यानी कि अस्थायी सदन है जिसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है आम जनता की भागीदारी में मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर बढ़ चढ़ के आप लोगों ने वोट किया होगा। इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य है उसका चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा चुनाव के लिए लागू है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मतों के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से 552 तक है। अधिकतम आपका 552 तक सदस्य हो सकता है, जिसमें वर्तमान में 543 सीट है। वहीं पर राज्यसभा की बात करते हैं तो 250 का अधिकतम सीट है, जिसमें वर्तमान में 245 सदस्य है। इसके अलावा लोकसभा का अगर आपको सांसद बनना है, लोकसभा में बैठना है, तो कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पर अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है तो कम से कम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा का जो कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संचालित होता है। वहीं पर राज्यसभा का जो कार्य है उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में संचालित होता है। इसके अलावा राज्यसभा की तुलना में कानून बनाने और धन विधेयक पारित करने में लोकसभा की भूमिका अधिक है। इसके अलावा राज्यसभा को राज्यों की सूची पर कानून बनाने और नई अखिल भारतीय सेवाओं सृजित करने का विशेष अधिकार और शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। आपका 2022 तक के अकॉर्डिंग में पूछा गया था। 2022 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है जो कि बनाए गए थे वी अनंत नागेश्वरन को। तो इसका राइट आंसर होगा वी अनंत नागेश्वरन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को जनवरी 2022 में अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA के रूप में जाने जाने वाला एक पद है, उस सरकार में एक सचिव के बराबर होता है, ठीक है।
तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछा गया कि अला मर्दवेली डैश नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम का सैद्धांतिक नींव प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, कल आया था। इसके अलावा अल्लामेली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं, कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम में पंडानुलट शैली की अग्रणी प्रतिपादक हैं। तो शैली भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1984 में इन्होंने चेन्नई में 10 दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की है, जहाँ वो पर भरतनाट्यम सिखाती है। इसके अलावा 1991 में अल्लामेली को आपको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और पद्मश्री सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम आयु की नर्तकी बनी थी। पहली आपका बैजंती माला थी, ठीक है। इसके साथ ही 2001 में भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2004 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया है और उसी वर्ष भारत सरकार की ओर से सिविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवा जो सम नाडर हु हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ विच कंट्री अप्रैल 2023, ठीक है। अभी कोई नाडर है, ठीक है, सुश्री नाडर हैं। इनको अभी हाल ही में फ्रांस का नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका फ्रांस होगा, ठीक है। तो सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार कला के क्षेत्र में सुश्री नाडर के उत्कृष्ट योगदान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और भारतीय फ्रांसीसी संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी भूमिका में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है। तो संग्रह जो चूड़ामणि पुस्तक है उसके लेखक आपके गोविंदाचार्य है, तो इसका राइट आंसर आपका गोविंदाचार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु इंट्रोड्यूस डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ई-रुपी, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था। ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट ई-रुपी वाज इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात के विषय में अभी हम लोग ने फर्स्ट स्टेप के वीडियो में देखा है कि लिंगानुपात कहते हैं किसको है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो लक्षद्वीप का लिंगानुपात आपका 946 है, जो कि पूरे भारत में सेकंड स्थान पर आपका लक्षद्वीप आता है लिंगानुपात के संबंध में। इसके अलावा फर्स्ट पर आपका केरल है, जहाँ का लिंगानुपात आपका 1084 है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 2011 के अनुसार 940 के औसत से ऊपर है, ठीक है। यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात 940 है, ठीक है। लक्षद्वीप का 946 है, वहीं पर 2001 में आपका 948 था, ठीक है। तो लिंगानुपात के अनुसार लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर है। साक्षरता दर के मामले में अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है सबसे अधिक प्रतिशत रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश का वो कौन शासक है जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल की बात करते हैं तो 769 से लेकर 815 ईस्वी तक पाल वंश पर आपका शासक था। उसने कन्नौज, बिहार, बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। साथ में प्रतिहारों को पराजित करने के बाद उत्तरी भारत का वो स्वामी बन गया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है। और कई मठों ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार भी कराया था, ठीक है। वो एक दृढ़ बौद्ध था। पाल वंश की स्थापना की बात करते हैं तो गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किया था। पाल वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो शासक गोविंदा पाल था आपका अंतिम शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज अल्टीमेट खो-खो स्टार्टेड, ठीक है। अल्टीमेट खो-खो जो आपका लीग है वो आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 2022 होगा। अल्टीमेट खो-खो 2022 में शुरू होने वाली एक भारतीय फ्रेंचाइज आधारित खो-खो लीग है। इसे डाबर द्वारा खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से होस्ट किया जाता है। इसके अलावा 2022 में जो आपका फर्स्ट टाइटल जो जीता था ओडिशा जगुनॉट्स जीता था, ठीक है। इसके अलावा रनअप आपका 2022 में रहा था तेलुगु योद्धाज। और 2023-24 की बात करेंगे जो भी हालिया चैंपियन है आपका गुजरात जायंट्स है, ठीक है। इसका भी आपका पहला ही खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है, ठीक है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात करते हैं तो वेम्पति जो चिन्ना सत्यम है उसका जो नृत्य उनका जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी नृत्य होगा। इसके अलावा 25 अक्टूबर 1829 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे थे ये। और सौभाग्य देखिए कि इन्हीं गांव के नाम पर कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का है जो कि नाम पड़ा है। इसके अलावा चिन्ना सत्यम ने दुनिया भर में अद्वितीय नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी किया था। 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की भी स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंगल ग्रह है जो कि लाल ग्रह है तो किस एलिमेंट के कारण है। तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की जो मिट्टी में मौजूद है लोहे के खनिजों में ऑक्सीकरण या जंग लग जाता है। इससे मिट्टी और वातावरण लाल रंग की दिखाई पड़ती है। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा के बाहर पला ग्रह मंगल ग्रह ही है और मंगल का 2 प्राकृतिक उपग्रह भी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना था, लेकिन आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्रता से पहले तक भारत में अब तक कितना जनगणना हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका 15 था, ठीक है। अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुका है, लेकिन आपसे
फ्रीडम के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद पूछता है तो उसका राइट आंसर आपका 7वीं जनगणना होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पहला जनगणना आपका 1872 में हुआ था, तब से लेकर 15वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर देखें तो 7वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 का जो जनगणना था आपका 2 चरण में आयोजित किया गया था। पहला आपका घर सूची था, दूसरा आपका जनसंख्या का गणना था। तो ये 2 चरण को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका पूछा गया कि हाल ही में फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में जो फास्टर नामक जो सॉफ्टवेयर है इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लॉन्च किया गया था। जब ये आपका ऐप लॉन्च हो रहा था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आपका एन वी रमन्ना, जो कि आपका भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके वाई चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, तो एन वी रमन्ना ने फास्टर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका अनावरण क्या था, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर, जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। फास्टर कार्यक्रम के ऑनलाइन परिचय में CJI रमन्ना, जस्टिस M खानविलकर, DVI चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता के साथ साथ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पूछा गया था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 54 पैरा एथलीटों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में भाग लिया था और 19 पदक है जो कि अपने नाम है, जो कि इन्होंने इन सभी लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा टोक्यो 2022 में ओलंपिक भी हुआ था। अगर आपसे ओलंपिक में पूछेगा तो 125 एथलीटों ने भाग लिया था और जो कि अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक दल था और टोटल 7 पदक है जो कि इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक आपसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट एंड पेनल्टी स्ट्रोक पॉइंटिंग हॉकी को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यार्ड्स कहते हैं। तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका यार्ड्स होगा। ठीक है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मिल गए हैं, लेकिन अभी तक लैंग्वेज है जो कि क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना लीजिए, हम लोग उसको PDF में दे देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात कि जो लोग भी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो PYQ का जो क्लास है वो शुरू कर दिया गया है, जो कि आज 8 बजे सुबह अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के सेक्शन में आपको पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।